Welcome class 9th in today's class. Students, from today we are going to start civics chapter 2nd, constitutional design. And in this chapter we will discuss about democratic constitution in South Africa. Why do we need a constitution? Making of our country Indian constitution. Then हम पढ़ेंगे guiding values of the Indian constitution and last philosophy of the constitution. तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने हमारे प्रीवियस क्लास में प्रीवियस जो चैप्टर था सिविक्स का उसमें हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं, है ना। तब हमने पढ़ा कि अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी होता है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन सर्टेन बेसिक रूल्स होते हैं, है ना। गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में कुछ उनको राइट्स दिए जाते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट और सिटीजन्स के लिए, कुछ राइट्स, ड्यूटीज़ और बहुत सारी दूसरी चीज़ें, है ना। जब कुछ जो सारी चीज़ें रिटन में होती हैं और इसी चीज़ को, इन्हीं रूल्स को, इन्हीं सेट ऑफ रूल्स को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कोई भी कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, क्योंकि अगर हम मानते हैं कि गवर्नमेंट को रूल करने वाला पर्सन यानी हमारा जो रूलर या हमारी जो गवर्नमेंट वो सुप्रीम पावर है ना। लेकिन वो भी किन चीज़ों के अकॉर्डिंग रूलिंग का काम कर रही है? वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे ही रूल कर रही है। तो इसका मतलब है कि जो सुपीरियर है किसी भी कंट्री के अंदर, जो सुप्रीम पावर है ना, उसे हम, वो क्या हो सकती है? वो कॉन्स्टिट्यूशन हो सकती है ना। तो हमारे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइनिंग कैसी होती है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया जाता है, फ्रेम किया जाता है, और किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही क्या है, क्यों मतलब इतना ज़्यादा नीड है कॉन्स्टिट्यूशन की, हम कैसे ड्रॉन अप करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, डिज़ाइनिंग, और किन किन वेज़ से होकर, किन किन प्रोसेसेस से होकर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम किया जा सकता है। ठीक है। किसी भी कंट्री के जो हम कहते हैं कि रूलिंग वैल्यूज़ होते हैं कि वहाँ पर कैसा रनिंग सिस्टम है, कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, वो अगर हम उस जगह पर कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को रीड कर कर समझ सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल जो भी सिस्टम है उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करता है ना, क्योंकि वहाँ पर जो भी पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। ठीक है। अभी रिसेंट का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो एक कंट्री साउथ अफ्रीका, जो कि अभी हाल में ही वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की डिज़ाइनिंग हुई है। तो हम हमारे चैप्टर की शुरुआत करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन जो कि साउथ अफ्रीका में फ्रेम किया गया, और क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या क्या चेंजेस आए थे साउथ अफ्रीका के अंदर, जिसके रिज़ल्ट के तौर पर वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना पड़ा। ठीक है। तो हम हमारे चैप्टर की शुरुआत करेंगे विद टॉपिक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही नेल्सन मंडेला नाम के एक पॉलिटिकल पर्सन या एक लीडर के स्पीच के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। अगर हम उस स्पीच को पढ़ते हैं तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि उन्होंने ब्लैक डोमिनेशन के अगेंस्ट लड़ाई की, उन्होंने वाइट डोमिनेशन के अगेंस्ट भी लड़ाई की। ठीक है, मतलब फ़ाइट करते आ रहे हैं और ये चाहते हैं कि वाइट्स और ब्लैक्स सब एक साथ हार्मनी के साथ रहें और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सबको एक बराबर वैल्यूज़ दी जाएं, है ना। ऐसा वो एक आइडियल सोसाइटी को इमेजिन करते हैं जहाँ पर वाइट्स और ब्लैक्स दोनों ही इक्वल होंगे, या हर तरह के लोग जो होंगे वो इक्वल होंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, उनकी इक्वल वैल्यूज़ होगी। और नेल्सन मंडेला साथ में ये भी कहते हैं कि वो अपने इस आइडियल सोसाइटी को लाने के लिए खुद की जान भी दे सकते हैं और वो मरने को भी तैयार हैं। तो क्या थी पूरी स्टोरी साउथ अफ्रीका की, जहाँ पर वाइट्स क्या हैं और ब्लैक्स क्या हैं, और किन तरह के डोमिनेशंस हो रहे थे या किन तरह के इक्वालिटीज़ लाने की बात नेल्सन मंडेला कह रहे थे, चलो समझते हैं। ये स्पीच नेल्सन मंडेला ने दी थी जब उन्हें वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के द्वारा ट्रीज़न कर दिया गया था। वो और उनके साथ साथ 7 अदर लीडर्स थे जिन लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी पूरी ज़िंदगी के लिए जेल के अंदर डाल दिया गया था 1964 में। और इनकी गलती क्या थी? इनको किस चीज़ का पनिशमेंट मिल रहा था? इनको पनिशमेंट मिल रहा था क्योंकि वो उस टाइम पर अपार्थेड सिस्टम के अगेंस्ट थे।
अब अपार्थाइड सिस्टम क्या होता है? Apartheid was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa. साउथ अफ्रीका के अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि कई तरह की जो प्रजातियां, जैसे हम बोलते हैं कि साउथ अफ्रीका में रहने वाले लोगों को साउथ अफ्रीकन कहते हैं, इंडिया में रहने वालों को हम इंडियंस कहते हैं, अमेरिका में रहने वालों को हम अमेरिकन्स कहते हैं, है ना? तो सिर्फ नाम ही इनके अलग अलग नहीं है, या हम इनको आइडेंटिफाई ही डिफरेंट नेम्स से नहीं करते हैं, बल्कि अगर हम उनके फिजिकल लुक को भी देखते हैं तो वो अलग तरह से दिखाई देते हैं, है ना? तो सेम वैसा ही उस टाइम पर हो रहा था। जो उस टाइम पर वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट थी साउथ अफ्रीका में, उन्होंने वाइट्स और ब्लैक्स के बीच में, यानी दो तरह के जो रेसेस उस समय पर पाए जा रहे थे साउथ अफ्रीका के अंदर, उनके साथ अपार्थाइड सिस्टम अपनाया हुआ था, यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। ठीक है। नेल्सन मंडेला ने नेक्स्ट 28 ईयर्स साउथ अफ्रीका के बहुत ही ज़्यादा ड्रेडेड प्रिजन के अंदर, जो कि रॉबिन आइलैंड के अंदर था, वहाँ पर गुजारे। ठीक है। क्यों नेल्सन मंडेला ने इतना ज़्यादा स्ट्रगल क्यों किया? क्योंकि उन्हें अपार्थाइड सिस्टम ख़त्म करना था। ठीक है। अब हुआ क्या था कि 17th और 18th सेंचुरी के टाइम पर एक ट्रेडिंग कंपनी यूरोप से आई, जैसे हमारे इंडिया के अंदर यूरोपियन कंट्रीज़ आई, है ना, जो यहाँ पर ट्रेडिंग करने के पर्पस से आई थी। वैसे ही साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीकन्स जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, वो उनका स्किन कलर ब्लैक होता है, बहुत डार्क ब्लैक होते हैं। ठीक है। और यूरोप के जो लोग थे जो अभी आ रहे थे वो वाइट स्किन कलर वाले लोग थे। ठीक। अब जब ये 17th 18th सेंचुरी के बीच में ट्रेडिंग करने आते हैं, तो यहाँ आने के बाद इन लोगों ने जैसे हमारे कंट्री को सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, और यहाँ पर खुद की गवर्नमेंट बना ली, और इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया। जो भी गवर्नमेंट यहाँ पर चल रही थी उनको रिमूव कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो सेम वैसा ही वहाँ पर भी हुआ, इंडिया के तरह ही वो वाइट सेटलर्स, यानी वो वाइट यूरोपियन पर्सन्स आए, और यहाँ आने के बाद साउथ अफ्रीका में आने के बाद उन्होंने जो वहाँ के लोकल रूलर्स थे उन लोगों को ख़त्म कर दिया, और पूरे साउथ अफ्रीका के जो भी पॉपुलेशन थी उसको डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में, टू लेबल दे दिए पूरे पॉपुलेशन को, और वो लेबल्स थे ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, है ना, क्योंकि जो नेटिव पीपल्स थे साउथ अफ्रीका के वो ब्लैक कलर के थे, और ये लोग अबाउट 3/4 पॉपुलेशन में उस टाइम पर थे। इनको ब्लैक्स कहा जाने लगा, इनकी पहचान होती थी ब्लैक्स वर्ड के साथ। ठीक है। इनके अलावा जो यूरोपियंस थे वो वाइट्स माने जाते थे। इनके अलावा, ठीक है, ब्लैक्स और वाइट्स के अलावा जो दूसरे और मिक्स्ड रेसेस थे, जैसे कुछ इंडिया के लोग जो ना तो बहुत ब्लैक है होते हैं पूरे स्किन कलर उनके, ना तो वो वाइट होते हैं, या अदर कंट्रीज़ के माइग्रेटेड लोग जो वहाँ पर किसी भी रीज़न की वजह से साउथ अफ्रीका में रह रहे थे, है ना, तो इन लोगों को नाम दे दिया गया कलर्ड पॉपुलेशन। ठीक है। तो पूरी कंट्री मिलाकर, पूरी पॉपुलेशन जो मिलाकर हो जाती है वो वाइट कलर के बेसिस पर ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड पीपल्स। ठीक है। जहाँ पर ये यूरोपियंस, यानी ये जो वाइट स्किन कलर के लोग थे, ये खुद को बहुत ही सुपीरियर मानते थे, जबकि नॉन वाइट्स लोगों को, यानी ब्लैक्स और कलर्ड लोगों को बहुत ही इन्फीरियर मानते थे। इन नॉन वाइट्स लोगों के पास कोई भी राइट्स नहीं था, बल्कि यहाँ पर वोटिंग राइट्स जैसे राइट्स भी नहीं थे। अपार्थाइड सिस्टम के अंदर ब्लैक्स वाइट्स के बीच में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन किए जा रहे थे, और बहुत ही ऑप्रेसिव मेथड्स अपनाए जा रहे थे ब्लैक्स के लिए। कौन कौन सी चीज़ें थीं? जैसे ब्लैक्स लोग को बिल्कुल अलाउड ही नहीं था कि वो वाइट एरियाज़ में जाएं। पूरा एरियाज़ जो थे साउथ अफ्रीका के वो भी डिवाइडेड थे। कुछ रिजर्व्ड एरियाज़ थे जहाँ पर सिर्फ वाइट्स लोग, यानी यूरोपियन लोग ही जा सकते थे, यानी वो जो लोग बाहर से आ गए थे और साउथ अफ्रीका को कंट्रोल कर रहे थे वो ट्रेडर्स, है ना, यानी वो यूरोपियन पर्सन्स। और इनके अलावा जो भी पब्लिक के यूज़ करने की चीज़ें थीं, जैसे ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज़, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल,
Public toilets were also separate from the for the whites and blacks। ये इस तरह की जो चीज़ें थीं जो हम लोग पब्लिक यूज़ में करते हैं, हर तरह के लोगों के यूज़ करने के लिए होती है, ये भी बिल्कुल अलग-अलग थी। यानी वाइट्स के लिए अलग थे व्यवस्था, जहाँ पर बहुत ही अच्छा सिस्टम था, उन लोगों के लिए बहुत सही ढंग से सब कुछ व्यवस्थित था, और ब्लैक्स को बहुत अच्छे से सुविधा ना देते हुए डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। इस तरह का सिस्टम जहाँ पर हर तरह की बेसिक चीज़ों का अरेंजमेंट वाइट्स और ब्लैक्स के लिए अलग अलग किया गया था, इसको सेग्रीगेशन कहा जाता है। इवन यहाँ तक कि जो चर्चेस थे यानी वर्शिप प्लेसेस थे, वो भी ब्लैक्स और वाइट्स के लिए अलग अलग थे। ब्लैक्स वाइट्स के चर्चेस में बिल्कुल नहीं जा सकते थे, और बल्कि वो किसी भी तरह के ग्रुप्स नहीं फॉर्म कर सकते थे, कोई भी एसोसिएशन, क्लब या कुछ भी मतलब इस तरह की चीज़ें, यूनियन जैसी चीज़ें फॉर्म नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर वो ऐसा कुछ करते थे या फिर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वाइट्स के अगेंस्ट किसी भी तरह का प्रोटेस्ट करते थे, तो उन्हें बहुत ही टेरिबल ट्रीटमेंट दिया जाता था। क्लियर? 1950 से ही ब्लैक कलर के लोग यानी नेटिव सिटीजन साउथ अफ्रीका के और इंडियंस, इन लोगों ये लोग अपार्थेड सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, या अपार्थेड सिस्टम को समाप्त करना चाहते थे। इन लोगों ने बहुत सारे मार्चेस, स्ट्राइक्स को भी लॉन्च किया और कोशिश की कि किसी भी तरह से उनके डिमांड्स को पूरा किया जाए, और ये जो सेग्रीगेशन किया गया था उनको ख़त्म किया जाए और सबको इक्वालिटी दे दी जाए, है ना। पर ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा था। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation। उस टाइम पर जो एक सबसे बड़ा नाम आ रहा था जो इस पूरी एक्टिविटीज़ में, है ना, वाइट्स के अगेंस्ट इन सभी एक्टिविटीज़ में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, वो थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इन्होंने बहुत सारे पॉलिसीज़ और प्लान्स बनाए कि किस तरह से इस सेग्रीगेशन की जो व्यवस्था है इसको ख़त्म किया जाए, है ना। इस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स कौन कौन से लोग थे? तो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे वर्कर्स, यूनियंस, कम्युनिस्ट पार्टीज़, है ना। तो ऐसे जो कॉमन सिटीजन्स भी बहुत सारे थे जो इस पूरे पॉलिटिकल जो ग्रुप बना हुआ था, ये पार्टी बनी हुई थी, उसके मेंबर्स थे। इनके अलावा कुछ वाइट्स लोग जो थोड़े से सेंसिटिव लोग थे, जिन्हें लग रहा था कि हाँ, अपार्थेड सिस्टम गलत कर रहा था, भले ही वो वाइट स्किन कलर के साथ या वाइट ग्रुप से बिलोंग करने वाले लोग थे, पर वो लोग भी अपार्थेड को अपोज कर रहे थे और लीडिंग रोल प्ले कर रहे थे। बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ थी जिन लोगों ने अपार्थेड सिस्टम को अनजस्ट सिस्टम कहा। उन्होंने कहा कि ये रेसिस्ट जो सिस्टम चल रहा है, जहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये अच्छी चीज़ नहीं है और इसे समाप्त कर देना चाहिए, साउथ अफ्रीका के अंदर ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी जो वाइट गवर्नमेंट उस टाइम पर थी, वो इन चीज़ों को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी, और वो कंटिन्यू कर रही थी रूलिंग सिस्टम को इसी अपार्थेड सिस्टम के साथ, इसी डिस्क्रिमिनेशन के साथ, ठीक है। जहाँ पर टॉर्चरिंग, किलिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल्स, ये कंटिन्यू चलता रहा जब भी किसी ने इन लोगों का विरोध किया। क्लियर? तो ये पूरा स्ट्रगल साउथ अफ्रीका में चलता रहा। जब ये स्ट्रगल बहुत ब्रॉड लेवल के साथ साउथ अफ्रीका में चलने लगा, तो कहीं न कहीं वाइट गवर्नमेंट को लगने लगा कि अब मतलब बचा नहीं जा सकता है। अब इस अपार्थेड सिस्टम के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाना पड़ेगा और थोड़ा-सा इसकी लोगों को वैल्यूज़ देनी पड़ेगी, और उनकी मांगों को सुनना पड़ेगा, है ना। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि गवर्नमेंट को कि किस तरह से अब हम बहुत ज़्यादा बच नहीं सकते हैं, क्योंकि अब विरोध, अब प्रोटेस्ट बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ अपनाई जिसके थ्रू उन्होंने जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसको थोड़ा सा कम कर दिया, है ना। अब डिस्क्रिमिनेशन लॉज वर रिपील्ड, अब थोड़ी सी कम हो गई डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड लॉज। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को फॉर्म करने पर बैन लगी हुई थी, वो भी बैन ख़त्म कर दिया गया, बंद कर दिया गया। रिस्ट्रिक्शन ऑन द मीडिया वर ऑल्सो लिफ्टेड, उसे भी कर दिया गया। 28 ईयर्स के इम्प्रिजनमेंट के बाद जब नेल्सन मंडेला वापस आते हैं जेल से एक फ्री मैन की तरह, है ना, तो फाइनली 26 अप्रैल 1992 में
एक न्यू नेशनल फ्लैग जो उन्होंने नाम दिया रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, उसे वो फहराते हैं। देन फहराने के बाद ये अनाउंस करते हैं कि अब आज से साउथ अफ्रीका एक नए फॉर्म में जाना जाएगा, जहाँ पर मल्टी रेशियल गवर्नमेंट होगी। किसी भी एक पर्टिकुलर रेस या स्किन कलर के लोग, किसी एक तरह के लोग गवर्नमेंट के पार्ट नहीं होंगे, बल्कि ये मल्टी रेशियल गवर्नमेंट होगी और अपार्टेड सिस्टम को बिल्कुल से रिमूव कर दिया जाएगा। और ये सब चीज़ें कैसे आएंगी, ये हम जान पाएंगे जब हम नेल्सन मंडेला के स्पीच के इस छोटे से पार्ट को समझेंगे। इस स्पीच में नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वो जो हमारे हिस्टोरिकल एनिमीज़ थे, यानी वो वाइट्स जो थे, उनके साथ हमारी जो नेगोशिएशन हुई पीसफुल ट्रांजिशन के लिए, है ना, कि अब अपार्थाइड सिस्टम को रिमूव किया जाएगा और डेमोक्रेसी को लाई जाएगी, है ना, और जो इनहेरेंट कैपेसिटी है गुडनेस लाने के लिए, उसको किया जाएगा। और साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीकन्स यानी साउथ अफ्रीका के लोग, वो किसी भी रेस के लोग होंगे, वो लोग गुडनेस के बिहाफ में कुछ भी करने को तैयार होंगे, है ना। वो कोशिश करेंगे हर कुछ संभव प्रैक्टिस करने की, कि जिसके थ्रू गुडनेस ला सके और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के पहचान के रूप में साउथ अफ्रीका को जाना जाए। क्लियर। तो नेल्सन मंडेला के जेल से वापस आ जाने के बाद साउथ अफ्रीका में जो एक नई डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका का इमर्जेंस हुआ, है ना, वो पुराना सिस्टम ख़त्म करके और एक नए रूप में साउथ अफ्रीका को जो क्रिएट किया गया, वहाँ पर जो हमारे लीडर्स बने वो कौन से लीडर्स थे? ब्लैक लीडर्स, यानी नेटिव साउथ अफ्रीकन जो लोग थे वो लीडर्स बने। और उन लोगों ने अपने फेलो ब्लैक सिटीजन्स लोगों से अपील की कि वाइट जो भी लोग थे, यानी पुरानी जो गवर्नमेंट चल रही थी, उन लोगों ने जिस भी तरीके से जो भी बुरा काम किया था, है ना, ब्लैक्स को लेकर, उन सब चीज़ों के लिए उनको माफ़ कर दिया जाए और छोड़ दिया जाए। और अब एक नए तरीके से हम हमारे कंट्री को बिल्डअप करेंगे, जहाँ पर इक्वालिटी होगी फॉर ऑल रेसेस एंड मैन एंड वीमेन। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ना तो रेसेस के बेसिस पर, ना तो जेंडर के बेसिस पर, सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी होगी, सोशल जस्टिस होगा और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के बेसिस पर रूल होगा, और ह्यूमन राइट्स को भी बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा। और इन सब चीज़ों के साथ एक नए साउथ अफ्रीका को इमर्ज किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा और नए ढंग से यहाँ पर काम किया जाएगा। ठीक है, ठीक। और ये भी साथ में कहा गया कि वो पार्टी जो अभी तक बहुत ही ऑपरेसिव मेथड के थ्रू रूल कर रही थी, यानी ब्रूटल किलिंग कर रही थी, वाइट्स की पार्टी यानी वाइट गवर्नमेंट, और साथ में अभी जो हमारी नई गवर्नमेंट बनने जा रही है वो ब्लैक्स की गवर्नमेंट, ये दोनों लोग ही साथ में बैठेंगे, है ना, साथ में बैठेंगे और साथ में बैठकर एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ठीक है, यानी वो ब्लैक्स लोगों की जो डिमांड थी वो, और वाइट गवर्नमेंट, ये सब मिलकर एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा जो हर तरह के लोगों को फेवर करेगा और डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट होगा। क्लियर। तो लगभग 2 सालों के लॉन्ग डिस्कशन और डिबेट के बाद एक फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होता है, दोनों ही साइड्स के लोगों के इक्वल डिस्कशन के साथ, जो कि अब तक कहीं नहीं बना हुआ था। और इसके अंतर्गत ये बात कहा गया कि लोगों को बहुत सारे एक्सटेंसिव राइट्स दिए जाएंगे। ठीक है, दोनों ही तरह के लोगों ने साथ में ये डिसाइड किया कि अब हर तरह के जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे उनका एक सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा। अब कोई भी पर्सन किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करेगा, किसी को भी डेमन की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। They agreed that everybody should become part of the solution, whatever they might have done on represented in the past। और इस जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसकी शुरुआत की गई एक प्रियम्बल के साथ, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत की गई एक प्रियम्बल के साथ, जिसमें एक इंट्रोडक्शन दे दिया गया कि साउथ अफ्रीकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है क्या। क्लियर। तो ये अब जो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन बना वो इंस्पायर कर रहा था हर तरह के डेमोक्रेट्स को, पूरे वर्ल्ड में ऐसे लोग जो लोग डेमोक्रेसी को फेवर करते हैं, है ना, उन लोगों को इंस्पायर कर रहा था। क्योंकि अब लोग जिन जिन जगहों पर डेमोक्रेसी की डिमांड थी वो देख रहे थे कि किस तरह से साउथ अफ्रीका में
एक बहुत बड़ा चेंज हुआ, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, है ना? और इसी को देखकर वो इंस्पायर हो रहे थे। तो एक ऐसी कंट्री जो अभी तक नॉन डेमोक्रेटिक थी, है ना, 1994 तक बिल्कुल वहाँ पर कोई इस तरह की चीज़ें नहीं थी, किसी भी विशेषता ऐसी नहीं थी जिसके वजह से लोग इंस्पायर हो जाएं, और आज के टाइम पर वो मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी बन चुकी थी, है ना? ये सारी चीज़ें किन चीज़ों की वजह से बनकर तैयार हुई? लोगों के स्ट्रगल, लोगों के डिटर्मिनेशन की वजह से, जो साउथ अफ्रीका के लोगों ने तय किया कि वो साथ में काम करेंगे, है ना? और अपने बिटर एक्सपीरियंस को कैसे उन लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया और एक नए रेनबो नेशन की शुरुआत की, है ना? रेनबो नेशन का मतलब क्या हुआ? रेनबो के जैसे डिफरेंट कलर्स होते हैं यहाँ पर, है ना? वहाँ पर 7 कलर्स होते हैं रेनबोज़ के अंदर। इसी तरह साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में नेल्सन मंडेला जी ने अपने इस नेशन को, ये नए साउथ अफ्रीका को उन्होंने रेनबो नेशन कहा, क्योंकि यहाँ पर भी डिफरेंट जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करते हुए रेशियल इक्वालिटी के साथ हर तरह के रेसेस के लोग, डिफरेंट स्किन कलर के लोग एक साथ एक नेशन में, एक इक्वालिटी, एक बराबर फ्रीडम, एक बराबर अपॉर्चुनिटीज़ और सब कुछ एक जैसा होते हुए अच्छे ढंग से रहेंगे, ऐसा उन्होंने तय किया, जो कि एक रेनबो जैसा प्रतीत हो रहा था मंडेला जी को। तो उन्होंने इसलिए इस कंट्री को, साउथ अफ्रीका को, रेनबो नेशन नाम दिया। क्लियर? तो ये थी स्टोरी एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री साउथ अफ्रीका की, जो कि डेमोक्रेटिक बन गई और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी फ्रेम कर दिया गया। ठीक है? अब हमारे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी कंट्री है और हम कहते हैं कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमें वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है? कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस ही क्या है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर? क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।